and good evening to all our wonderful listeners on this Facebook page of All India Cricket Association of the Physically Challenged, and welcome at about 5 minutes past 5 o'clock to another episode, a wonderful episode of Dressing Room Ki Baatein. As we know, it is our attempt, it is our endeavor to get some wonderful cricketers on board and get them to discuss Dressing Room Ki Baatein. And like always, we have another wonderful cricketer joining us today at Dressing Room Ki Baatein. Just to introduce him, just one word is good enough. A fighting cricketer in the 1983 World Cup win of India. He played an integral role, and along with that, one of his major contributions has been the way he has managed to stay as a strong cricketer throughout his career, and after that has stayed with cricket. After his cricketing career was over, he was a coach, a selector, and even today as an analyst on various platforms continues to contribute his knowledge towards cricket. It is always a pleasure to meet him at our All India Radio studios also, where he's a regular expert. Let's welcome in this episode of Dressing Room Ki Baatein former India cricketer Mr. Madan Lal. Madan जी नमस्कार और आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत. Thank you very much. Thank you very much. Yes, सर, ड्रेसिंग रूम की बातें में हम यही एक प्रयास करते हैं कि सारे अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स को हम लेके आए और उनके एक्सपीरियंसेस, ड्रेसिंग रूम की बातें उनसे जान ले. और आपका और AICAPC जो है, ऑल इंडिया क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ फिजिकली चैलेंज्ड, उनका एक अच्छा नाता है, क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट है करसन घावरी, उनके साथ आपने काफी अच्छा क्रिकेट खेला है. सो दैट ऑल्सो इज समथिंग दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे. वी वर सपोज्ड टू बी जॉइंड बाय another cricketer, Salil Ankola, but because of the unfortunate death of Bollywood actor Sushant Singh Rajput, we'll not be able to talk to Salil Ankola, but we'll have him in further episodes of Dressing Room Ki Baatein. So we'll connect with Madan ji. Madan ji, before we start, sir, I hope all well in these times of the lockdown and the current situation that the world is going through. Sab theek hai, sir? Yeah, so far so good. God is kind to me, and I know it's a bit difficult time, but you can't do anything. But I believe you have to be a little bit patient and hope for the best. जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और आगे भी भगवान करेगा तो अच्छे के लिए ही होगा. अभी तक तो ठीक ही है. हाँ, ठीक है, थोड़ा मुश्किल समय जरूर है, पर ये है कि मुश्किल समय जब आता है वो भी अगर आप पॉजिटिव थिंग सोचते हैं तो वो भी बड़ी आसानी से निकल जाता है. सर, यही बात आपकी जो है, जो हमें सबको पसंद आती है कि कीप फाइटिंग, होप फॉर द बेस्ट. तो सर, आज का जो प्रोग्राम है वो शुरू करते हैं. सर, आप हमें हमारे सारे जो लिसनर्स हैं, फिजिकली चैलेंज क्रिकेटर्स हैं, आज इंडिया वर्ल्ड चैंपियन है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं पे शुरुआत की थी. तो आपके करियर की शुरुआत, आपके क्रिकेट की शुरुआत कहाँ और कैसे हुई? कहाँ आपको लगा कि मैंने क्रिकेट खेलना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो फिजिकल चैलेंज जो ये है बच्चे हैं, इनको मैं नमस्कार करता हूँ, और ये मैं समझता हूँ कि इनकी बड़ी हिम्मत है जो कि ये स्पोर्ट्स को खेलते हैं और एंजॉय भी करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स ही एक ऐसा मीडियम है जो जिस पे आप एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होते हैं और एंजॉय करते हैं और कम्पीट करते हैं. बाकी मेरा कैरियर तो जब शुरू हुआ है वो अमृतसर से हुआ है. मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, और वहाँ से मैंने स्कूलिंग और कॉलेज किया है. उसके बाद मैंने जो ज्वाइन किया था, दिल्ली को ज्वाइन किया था फॉर क्रिकेट कैरियर. 2 साल मैं पंजाब के लिए खेला हूँ. उसके बाद मैं 17-18 साल जो है दिल्ली के लिए खेला हूँ. ये कैरियर ऐसे जिसका जैसे सब बच्चों का कैरियर शुरू होता है, लाइक स्कूल कॉलेज में गली मोहल्लों में खेलते खेलते आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते बढ़ते, और फिर आप स्कूल की टीम में खेलते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता जो है ग्रेजुएशन मेरी हुई है. तो यही एक रास्ता है, अपने मुकाम पे पहुंचने का. और मैंने काफी क्रिकेट स्कूल में भी खेला है. जो आपके प्रेसिडेंट है मिस्टर करसन घावरी, उनके साथ भी मैंने बड़े स्कूल में भी क्रिकेट खेला था. मेरे को एक मैच याद है जो हमने नागपुर में खेला था, कूच बिहार ट्रॉफी का. ये मेरे ख्याल वेस्ट से खेल रहे थे और मैं नॉर्थ से खेल रहा था. तो ये मैचेस वगैरह हम खेलते थे, और उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट किया 3-4 साल. और जब आप यूनिवर्सिटी में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको चांसेस आपके बन जाते हैं स्टेट लेवल खेलने के.
तो स्टेट लेवल जब मैंने खेलना शुरू किया, उसके बाद 2 साल, क्योंकि उन दिनों में इतनी ज्यादा जॉब्स वगैरह नहीं होती थी, तो हमें ज्यादातर दिल्ली में आना पड़ता था, और दिल्ली में मैंने शिफ्ट किया, और वहां से मैंने फिर अपना 2 साल के बाद मैंने अपना करियर, 2 साल मैं रणजी ट्रॉफी पंजाब से खेला हूँ, वहां से अच्छा हाँ, करके मैं दिल्ली आया, तो हाँ। दिल्ली से मैंने 17-18 सीजन खेला हूँ। सर सही आपने बताया कि पहले आप पंजाब से रणजी ट्रॉफी खेले, बाद में जाके आप दिल्ली के लिए खेले। तो जब आप पहली बार जब आप स्कूल के लिए खेलते थे, कॉलेज के लिए खेलते थे, यूनिवर्सिटी में अच्छा प्रदर्शन किया, फिर आप रणजी ट्रॉफी में आपने डेब्यू किया, तो तब आपके आसपास का माहौल कैसा था क्रिकेटिंग वाइज? कि जब आपने पंजाब के लिए तब डेब्यू किया, बाद में जाके आप काफी साल दिल्ली के लिए खेले, तब क्रिकेट का माहौल कैसा था? नहीं देखिए, 68, माहौल 69, तो 68, 69 के करीब। देखिए, माहौल तो अच्छा ही था, क्योंकि हाँ, देखिए हाँ, हमारी स्कूल क्रिकेट बड़ी पॉपुलर क्रिकेट होती थी, हाँ। और कॉलेज क्रिकेट भी बड़ी पॉपुलर होती थी उन हम्म, दिनों में। हम्म, और क्या था कि देखिए हमारे मैचेस वगैरह काफी होते थे हम्म, स्कूल क्रिकेट में, और क्योंकि अमृतसर में जो क्रिकेट पॉपुलर होने का एक और भी कारण था, क्योंकि वहां से बिशन सिंह बेदी और भी बड़े बड़े खिलाड़ी, विजय मेहरा, सही बात है। सुरेंद्र सिंह, और भी सरनजीत सिंह, जो अभी आपके नेशनल सेलेक्टर हैं, वो भी अमृतसर के रहने वाले हैं, सारे जितने भी काफी खिलाड़ी जो है अमृतसर से खेले हैं। हम्म, पॉपुलर होने का कारण ये था कि एक बेस बहुत अच्छा था हम्म, पंजाब में, हम्म, अमृतसर में स्कूलिंग का, हम्म, और वहां से जो है क्रिकेट हमने शुरू किया था। और देखिए उन दिनों में ग्रेजुएशन करना, स्टडी करना भी बड़ा जरूरी था, और मैंने फिर हिंदू कॉलेज अमृतसर से मैंने स्टडी की, और उसके बाद कॉलेज में जो खेला पंजाब यूनिवर्सिटी से, फिर मैंने गुरु नानक यूनिवर्सिटी, हम्म, मेरा यूनिवर्सिटी में मेरा प्रदर्शन काफी अच्छा था। और हम्म, ये माहौल जो है, माहौल तो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव माहौल था, हाँ, और मैचेस जो जब होते थे वो 3-3, 4-4 दिन के होते थे, सही बात है। और जो कि आजकल तो सारे 20 ओवर या 50 ओवर के मैचेस होते हैं, यूनिवर्सिटी के ऐसा नहीं होता था, 3-3, 4-4 दिन के मैचेस होते थे, जो वहां से ही सारी क्रिकेट जो है डेवलप होती थी। तो हम्म, जब आप अच्छा करते थे, तो फिर ऑटोमेटिकली जो है ना, आपको कॉल जो है वो स्टेट लेवल से आती थी। और बाद में मैंने जब दिल्ली ज्वाइन किया, दिल्ली में शुरू शुरू में आके थोड़ी सी मुश्किल तो नहीं हुई, हाँ, क्योंकि मेरे को जब दिल्ली वालों ने कॉल किया था, तो मेरे को हाँ। चांस भी मिला, और मैं जब चांस मिला, फिर मैंने आई नेवर लुक बैक, देन आई परफॉर्म्ड, इतना मैंने अच्छा परफॉर्म किया कि मैंने उसके बाद भी कैरी ऑन करता चला गया 17-18 साल। यस, एब्सोल्युटली सर। अभी आपने जब बताया कि 3-3, 4-4 दिन के मैचेस होते थे और नॉर्थ में वहां पे कॉम्पिटिटिव क्रिकेट बहुत हुआ करता था। ऐसे कॉम्पिटिटिव क्रिकेट बहुत यंग एज में खेलने से आपको बहुत सारे फायदे हुए रहेंगे जब आपने इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट खेला कॉम्पिटिटिव और प्रेशर सिचुएशंस में। नहीं देखिए, कॉम्पिटेटिव क्रिकेट खेलने से तो ये सब चीजें, प्रेशर को हैंडल कैसे करना है आपको, लॉन्ग वर्षन जब आप क्रिकेट खेलते हैं, आपको पता लगता है कि आपने 100 कैसे बनाना है। आपको हाँ, 100 बनाने के लिए 4-5 घंटे के आपको आपको खड़ा रहना पड़ेगा क्रीज के ऊपर, और रन बनाने पड़ेंगे। और हाँ, उसके साथ साथ क्या है कि आपको अगर आपने 5 विकेट लेने हैं, तो आपको आपको 10-15 ओवर खेलने पड़ेंगे। और मैचेस जो होते थे वो 3-3, 4-4 दिन के होते हैं। ऐसे इससे ना क्रिकेट का डेवलपमेंट बड़ी अच्छी होती है। एब्सोल्युटली। आजकल 2020 में क्रिकेट में डेवलपमेंट 2020 क्रिकेट में कभी डेवलपमेंट नहीं हो सकती आपकी। हम्म, जितने भी यंगस्टर है आजकल जब जो आते हैं, हाँ वहां से 2020 क्रिकेट में ही आपका टैलेंट पता लग सकता है कि हाँ आप अच्छा खेलते हैं। पर अगर आपने रियली एक अच्छा क्रिकेटर बनना है, तो लॉन्गर वर्सन जो है वो बड़ा जरूरी था। हमारे टाइम में लॉन्गर वर्सन बहुत ज्यादा क्रिकेट होती थी, पर वो ये आते पड़ जाती हैं, क्योंकि ये एक हैबिट होती है जो आपको एक बड़ा प्लेयर बनाती है। सही बात। 100 बनाना, देखो आपने आपको हाईलाइट करना तो आपको 5 विकेट लेने पड़ेंगे। हम्म, अगर आपने हाईलाइट करना तो आपको 100 बनाने पड़ेंगे, तभी जाके आपको चांसेस मिलते थे। कंपटीशन काफी था, और ये चीजें सब आप डेवलप कैसे करते हैं जब आप लॉन्गर वर्सन क्रिकेट क्रिकेट खेलते हैं, तभी जाकर ये सब होती है। प्रेशर हैंडल करना, देखिए तो जब आप स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स जब आप खेलते हैं, तो प्रेशर आपको हैंडल करना चाहिए, आना चाहिए। और हम्म, ये प्रेशर हैंडल, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड कैसा है, आप किस मकाम पे पहुंचना चाहते हैं, ये सब चीजों को आपको ध्यान में देना पड़ता है। आप में टैलेंट जितना मर्जी हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। आपका अगर एटीट्यूड करीब ठीक नहीं है, या आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, तो आप जो आपका आपने गोल सेट किया हुआ है, वो आप वो गोल को कभी
पूरा नहीं कर सकते अगर आप मेंटली टफ नहीं है, या जो चीजें मैंने बताई हैं अगर ये चीजें नहीं है आपके पास, तो बड़ा मुश्किल रहता है आप अपने कंट्री के लिए खेल सकें, या स्टेट लेवल या जो भी क्रिकेट आप खेल रहे हैं वहां तक पहुंच सकें। ये सही बात आपने कितने अच्छे से बताया कि एटीट्यूड बिहेवियर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आज हमारे जो फिजिकली चैलेंज क्रिकेटर्स हैं, आई होप वो लिख के रहे हैं, सुन रहे हैं कि मदन लाल जी हमें कितना अच्छा बता रहे हैं। तो जब रणजी ट्रॉफी डेब्यू हुआ, पंजाब के लिए आप खेले, बाद में आप दिल्ली के गए, उसके बाद इंडिया का कॉल अप आया, पहला टेस्ट मैच आप तब खेले ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड में 1974। उसकी कुछ सुनहरी यादें मदन सर आप हमारे जो प्लेयर्स के साथ, हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? 1974 टेस्ट मैच इंग्लैंड में ओल्ड ट्रैफर्ड के लिए आप इंडिया का जर्सी पहन के खेले। पर वो 1974 का जो टूर था, एक इतना अच्छा टूर नहीं था हमारे हाँ। मेरे लिए। और क्योंकि उसमें हमारा प्रदर्शन भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, पर ये खुशी जरूर थी कि मैं इंडियन टीम के साथ गया हूँ, क्योंकि हर एक युवा खिलाड़ी की एक इच्छा होती है कि वो अपनी कंट्री के लिए गए। ओल्ड ट्रैफर्ड में जब मैंने डेब्यू किया तो तब वहां पे इतनी ठंड थी, तो हम पहली दफा गए थे, तो हमें ज्यादा क्लाइमेट जो था इतने यूज टू नहीं थे, पर फिर भी जब डेब्यू होता है तो आपको खुशी तो होती ही है। और वो जो टेस्ट मैच था उसमें मैंने विकेट्स तो निकाले थे, पर ये था कि जो हमारा परफॉर्मेंस जो इतना बेहतर नहीं था जो 75 में हमने शुरू किया था। हाँ। मदन सर उस टेस्ट मैच में जो आपने डेब्यू किया था ओल्ड ट्रैफर्ड में, वहां पे अभी आपने बताया कि बहुत कंडीशंस डिफिकल्ट थे, मतलब ठंडी थी, बॉलिंग करना शायद थोड़ा डिफिकल्ट हुआ रहेगा क्योंकि इतनी आदत नहीं होती है। तो कैसे आपने अडेप्ट किया? क्योंकि हमारे भी जो बच्चे हैं वर्ल्ड ओवर खेलते हैं, तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जब ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशंस आते हैं, डिफिकल्ट कंडीशंस आते हैं, तो उसे कैसे ओवरकम करना चाहिए सर? देखिए, जब ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन आने हैं, पहले तो आपका माइंड सेट बिल्कुल चेंज होना चाहिए। आपका मेंटली टफ होना बड़ा जरूरी है क्रिकेट में। और हाँ। आपको पहले तो ये भी होता था कि आप जब जाते थे वहां टूर के ऊपर, 2-2 3-3 4-7 दिन के काउंटी मैचेस खेलते थे, 3-4 मैचेस हाँ। खेलने के बाद ही आप टेस्ट मैच खेलना शुरू करते थे। हाँ। वो एक ऐसी मैच प्रैक्टिस हो जाती थी, आप कंडीशन को अडेप्ट कर लेते थे। पर कहीं इंग्लैंड में क्या था कि आप हर वक्त हर दिन और हर जो कंडीशन है वो चेंज होते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है धूप निकल आती थी, और कई बार ऐसा है कि बहुत बारिश और बहुत ज्यादा ठंडी। तो अपने आप को आपको अडेप्ट तो करना ही पड़ता है। आपको मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, बड़ा जरूरी है। तो कंडीशन देखिए, कोई वहां इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई एक्सक्यूज नहीं है। सही कोई बात है। कंडीशन को हम अडेप्ट कर या करें ना ये करें, वो एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको परफॉर्मेंस देनी है। वहाँ कंडीशन के बारे में हमने बिल्कुल नहीं सोचना कि कंडीशन क्या है, बट हमने ये सोचना है कि जो हमने तैयारी की हुई है हम कैसा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जो हमारा प्रोसेस है वो ठीक रहना चाहिए। और जब आपका प्रोसेस ठीक होगा तो आपके रिजल्ट जो है ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगे। तो ये है कि कोई एक्सक्यूज नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में, आपको परफॉर्म देना ही, परफॉर्मेंस करना ही करना है अगर आपने लंबे समय तक इंडियन क्रिकेट की टीम के लिए खेलना है। ये कितना अच्छा बताया सर आपने कि ये हमारे प्लेयर्स ने भी नोट डाउन करना चाहिए कि कंडीशंस कितनी भी टफ हो पर आपका प्रोसेस अच्छा होना चाहिए। प्रोसेस अगर अच्छा होगा तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली बनते हैं। तो तब टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू हुआ मदन सर, तो उस समय पे वनडे क्रिकेट भी धीरे धीरे आ रहा था। तब ऑफ कोर्स 60 ओवर्स के मैचेस हुआ करते थे। तो जब आपने पहला वर्ल्ड कप जो हिस्ट्री में खेला गया 1975, इंडिया के लिए आप टीम में चुने गए, पहला वर्ल्ड कप का बॉल डेनिस एमिस को भी आपने ही डाला था, तो वो कैसा फीलिंग था 1975 में इंडिया को रिप्रेजेंट करना, पहला बॉल डेनिस एमिस को डालना उस 1975 के वर्ल्ड कप में सर? देखिए, 1975 की यादें कोई इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि हाँ। हमने बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। और क्या था कि हमारी तैयारी भी इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि वनडे क्रिकेट इंडिया में इतना ज्यादा होता नहीं था। हम्म। हार्डली वनडे क्रिकेट खेला जाता था। और हम्म। आपको पता ही होगा, आपको स्टैट से पता लग जाएगा कि हमने सिर्फ एक मैच ही जीता था। हाँ, तो ईस्ट वो वर्ल्ड अफ्रीका। कप हमें पता भी नहीं लगा कि कब आया और कब निकल गया। तो हाँ। ये तो इतना ज्यादा अच्छी मेमोरी, इतनी ज्यादा अच्छी मेमोरी नहीं थी हमारी। पर ये था कि क्योंकि देखिए 1970 के बाद ही जो है वनडे क्रिकेट इंडिया में शुरू हुआ है, हमने प्रैक्टिस करनी शुरू की, मैचेस होने शुरू हुए, तभी जाके थोड़ा सा हम वनडे क्रिकेट को जो है हमने थोड़ा सा अच्छा अडेप्ट किया। और उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि उसके बाद इंडिया में भी काफी वनडे क्रिकेट होनी शुरू हो गई।
सही सर, आपने सही कहा कि जब तब था तब इतनी शुरुआत नहीं हुई थी, तैयारी भी शायद उतनी नहीं, पर उसके बाद 75 के बाद 79 वर्ल्ड कप आया, पर एक उसके बाद जो दौर आया इंडिया में 82 83 के बाद, तब वनडे क्रिकेट पॉपुलर हुआ। और of course the credit goes to the team of the 83 world cup that helped India to get that recognition on the world map. तो 1983 के वर्ल्ड कप के बारे में अभी सर बात करेंगे, तो उस वर्ल्ड कप की तैयारियों के बारे में थोड़ा हमें बताइए। बिफोर गोइंग टू इंग्लैंड क्या थे प्री प्रिपरेशन, और उसके बारे में थोड़ा बताइए, हमारे बच्चों को वो जानने की बहुत उत्सुकता है कि हाउ वाज द प्रिपरेशन बिफोर गोइंग फॉर दैट 1983 वर्ल्ड कप, बिफोर द टीम हैड मेड हिस्ट्री। नहीं, देखिए 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ है, हिस्ट्री हमने जरूर क्रिएट की है, क्योंकि ये बहुत एक बड़ी विक्ट्री थी वर्ल्ड में, क्योंकि अगेंस्ट ऑल द ऑड था। पर उसके पहले हमने 1975 और 79 में दो वर्ल्ड कप खेल चुके थे। हमें आइडिया भी काफी ज्यादा आ चुका हुआ था कि वनडे क्रिकेट कैसे खेली जाती है। और क्या है कि हमने 1982 में जब हमने वेस्ट इंडीज का एक दौरा किया था, उसमें भी हमने वेस्ट इंडीज को एक मैच हराया था, तो वनडे क्रिकेट में। तो ये जब आप बड़ी-बड़ी टीमों को हराते हैं वनडे क्रिकेट में, तो आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता चला जाता है। तो ये ऐसे शुरुआत होती है। बाकी तैयारी देखिए, हर खिलाड़ी जो है अपनी तैयारी जरूर करता है, क्योंकि तैयारी करता है इसलिए करता है कि वो चाहता है कि मैं अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूं और ज्यादा लंबे से लंबे समय तक इंडियन टीम के साथ खेलता रहूं। क्योंकि यही एक मोटिवेशन होती है कि मैंने 10 साल इंडिया के लिए खेला या 15 साल इंडिया के लिए खेला। तो हर खिलाड़ी जो 1983 में था, एक बहुत ही अच्छी टीम थी हमारी, और उसके साथ हर खिलाड़ी ये चाह रहा था कि हम अच्छे से अच्छा, ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म अच्छा करें। पर ये था, तैयारी वैसी थी, थोड़ी सी बेटर थी, इसलिए कि क्योंकि हम वर्ल्ड कप जीतने जा रहे थे। हमारे कैप्टन बड़े अच्छे थे, मिस्टर कपिल देव। वो एक बहुत ही, आपको सबको मालूम ही है कि दुनिया के सबसे बड़े अच्छे ऑलराउंडर रहे हैं। तो वो एक थोड़ा सा चेंज जरूर लेकर आए थे, और वो खुद एक ऐसे खिलाड़ी थे जो कि अपने बलबूते पे अपना मैच को जिता सकते थे, चाहे बैटिंग में चाहे बॉलिंग में। तो ये चीजें एक बड़ी प्लस पॉजिटिव हमारे साथ था। तैयारी हमारी थी, हम सीरियस थे, बट ये नहीं हमने जो 1983 का वर्ल्ड कप अप्रोच किया है, वो हमने अप्रोच किया है मैच बाय मैच। हमने कोई ऐसा नहीं सोचा कि हाँ हम हाँ यहाँ पे कप जीतने आए हैं, क्योंकि हमें कोई चांस भी नहीं दे रहा था। पर ये है कि जब आप मैच बाय मैच खेलते हैं, एक तो प्रेशर बड़ा कम रहता है, हमारे पास प्रेशर था ही नहीं, क्योंकि हमें किसी ने चांस चांस भी नहीं दिया था कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। तो उससे प्रेशर थोड़ा सा कम रहता है, और हर खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा था। जब हमने पहला मैच जीता, तो देखिए हमारे पास सुनील गावस्कर जी थे, महेंद्र अमरनाथ जी थे, और श्रीकांत, और बड़े बड़े संदीप पाटिल और बलविंदर सिंह संधू, ये सब बड़े बड़े खिलाड़ी थे। ये ऐसे खिलाड़ी, रॉजर बिनी, ये इतने बड़े खिलाड़ी थे कि ये एक टीम का जो था ना, एक स्ट्रेंथ थी। और 1983 टीम की जो खास वजह है जीतने की, मैं समझता हूँ कि एक टीम एफर्ट था। अगर आप देखें 1983 का वर्ल्ड कप, अगर उठा के देखें, तो हर खिलाड़ी ने वो परफॉर्मेंस दिया है। ऐसा नहीं है कि एक और दो खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस दिया हो। अगर आप इतना बड़ा टूर्नामेंट जीतना चाहते हैं, और तो आपके हर खिलाड़ी को अपना किरदार निभाना पड़ेगा। और जब आप अच्छा किरदार निभाते हैं, तो कोई कहीं ना कहीं जो है आपके चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। जब हमने पहला मैच जीता अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, दूसरा मैच हमने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले, हम वो जीते। तो ऐसा ऐसा जो है वो जो है कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता चला। बीच में आकर हमने मैचेस हारे नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमने हारे नहीं, पर फिर भी हमारा मनोबल जो था वो गिरा नहीं, क्योंकि हमारे पास प्रेशर नहीं था। हम जब भी खेलते थे तो हम यही सोच के खेलते थे कि ये मैच जो है हमने अच्छा प्रदर्शन करना है। तो ऐसा ऐसा खेलते खेलते जब आप मैच जीतते चले जाते तो आपको एक लाइट नजर आती है, या ऐसा लगता है कि हाँ वी कैन डू इट। बट हमारा तो ऐसा हाल था कि हम लास्ट मैच तक हमने वैसे ही अप्रोच किया जैसे हमने पहला मैच खेला था। कोई प्रेशर नहीं, हम मैच को, क्रिकेट को एंजॉय कर रहे थे। हमारे सब खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। इसी वजह से मैं समझता हूँ कि ये 1983 का वर्ल्ड कप जो है हमने जीता।
नहीं सर, कितना अच्छे से आपने बताया कि हर एक क्रिकेटर को अपना अपना किरदार निभाना था। एवरीबॉडी हैड टू प्ले अ रोल। सर, अभी आप जब जिक्र कर रहे थे इस जर्नी का जो वर्ल्ड कप में हुए 1983 की, उसमें आपने बताया कि शुरुआत अच्छी रही, कुछ मैच हम जीते, कुछ मैच हम हारे। एक मैच मैं आपको पूछना चाहूंगा, सेमीफाइनल और फाइनल की तरफ तो हम जाएंगे, पर एक मैच जो टेलीविजन पे रिकॉर्ड नहीं हुई वो थी टर्नब्रिज वेल्स की मैच जो इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे थी। उस इनिंग के बारे में हमें बताइए जो कपिल देव ने खेली उस मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ। इंडिया वाज 17 फॉर 5 एंड उस नॉक को जिसको आपने देखा उसके बारे में थोड़ा हमारे प्लेयर्स को बताइए, जो फर्स्ट हैंड अकाउंट आपको था। प्रेशर उस मैच में था जिम्बाब्वे के खिलाफ, इंडिया वाज 17 फॉर 5 और कपिल देव जी का वो नॉक, उसके बारे में सर हमें थोड़ा बताइए, आपने वहां पे देखा ग्राउंड पे। देखिए, ये 175 जो कपिल देव ने नॉक खेला है, मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी दर्शक है उनका बैड लक है। मैं कहूंगा कि वो इनिंग वो देख नहीं पाए क्योंकि बीबीसी और टेलीविजन वाले स्ट्राइक पर थे, क्योंकि वो इनिंग वो कपिल देव जैसा ही खिलाड़ी खेल सकता है। मैंने माइसल किरमानी, बलविंदर सिंह संधू, रॉजर बेनी, इन हमने उसका जब कि वो बैटिंग कर रहा था हमने जाके साथ लगाया उसका। हमने पार्टनरशिप में बैटिंग की। हम तो सिर्फ उसको कपिल देव को खेलते देख रहे थे भाई वो कैसे खेल रहा है। और क्योंकि देखिए ये उस टाइम पे जो डिमांड थी कि आपने विकेट पे स्टे रहना है, और कपिल देव जब बैटिंग कर रहा था मैं समझता हूँ कि ऐसी इनिंग ना खेली जाएगी और ना देखी जाएगी आने वाले समय में, क्योंकि ऐसा 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 इनिंग देखिए जब 75 और 5 जो हुए हैं, हमारी टीम जो 5 खिलाड़ी हमारे उड़े, उसके बाद तो हमें कई ऐसे लोग भी थे जो मैच देखने आ रहे थे, वो रास्ते से घर वापस चले गए। और कपिल देव ने एक ऐसा इनिंग खेला जिससे कि टर्न अराउंड जिसको कह सकते हैं कि ये मैच था, क्योंकि अगर हम मैच हार जाते शायद वो हम क्वालिफाई भी नहीं करते। पर वो इनिंग मैं कैसे एक्सप्लेन करूं कि मैं सिर्फ अपने लफ्जों से ही बयान कर सकता हूँ कि जब कपिल देव ने ये इनिंग खेली है, वो एक ऐसी इनिंग थी जो कि उसने मारा है, बस वो ग्राउंड के बाहर नहीं गिरा, ग्राउंड के कई मीलों बाहर गिरा गई। और ये इनिंग मैं तो उसके साथ था। और एक उसके शॉट्स मेरे को अभी भी याद है जो खेल रहा था। वो मेरे मन में है, पर मैं आपका मन की अपनी पिक्चर आपको बता नहीं सकता कि वो कैसे खेल रहा है। पर ये है कि वो मेरे जहन में है, क्योंकि ऐसी इनिंग जब खेली जाती है तो मेमोरी मसल में चले जाती है। जब मेमोरी मसल में जाती है तो वो आपको कभी भूलती नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि मैं भूला नहीं हूँ इस इनिंग को। और जैसे मैंने आपको कहा कि दर्शक जो हमारे हैं कपिल देव की 175 को मिस जरूर करेंगे। सही बात है, उस दिन बीबीसी का स्ट्राइक था तो वो मैच कवर नहीं हुई, टेलीविजन रिकॉर्ड नहीं है उसका, तो इतना अच्छे से आपने बताया, उस इनिंग को आपने रिलिव किया। ऐसा बोलते हैं सर कि कोई भी स्पोर्ट में जब एक टफ सिचुएशन में, एक वेरी वेरी टफ सिचुएशन से जब टीम उभर कर जीतती है तो एक टीम बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, तब सेल्फ बिलीफ बढ़ता है। तो उस मैच के बाद आपको कहीं पे, आप सब जब टीम मीटिंग में बैठे, मैच के बाद बैठे, तो ऐसा लगा कि नहीं यार अभी हमारे टीम में कुछ है जो हम ये वर्ल्ड कप जीत के हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं? वो टर्निंग पॉइंट था आपको लगा तब? नहीं, वो टर्निंग पॉइंट तो था ही, बट ये नहीं था कि हम वर्ल्ड कप जीत के हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ओके उसके ओके, बाद भी बड़ा लंबा हाँ सफर था। सफर था, सही बात। ऐसा नहीं था कि हमने सोचा कि ये मैच जीत लिया तो हम 175 सॉरी जिम्बाब्वे को जीत लिया तो हम वर्ल्ड कप जीत गए। होता क्या है कि जब ऐसी सिचुएशन के ऊपर जब आप इनिंग खेलते हैं तभी आपकी वर्ल्ड में रैंकिंग होती है। कपिल देव की इसलिए वर्ल्ड में रैंकिंग होती थी हमेशा, वो क्रूशियल स्टेजेस पे आके हमेशा रन बनाते थे। देखिए 99% जो क्रिकेटर होते हैं वो उनमें उनकी जो फिजिकल फिटनेस है, उनकी स्किल लेवल इतना ज्यादा अंतर नहीं होता, पर उसमें बढ़िया क्रिकेटर कौन होता है जो जिसका नाम होता है वो मेंटली टफ होता है, वो क्रिटिकल सिचुएशन पे जाकर कैसे अपने आप को अडेप्ट करता है उस सिचुएशन को, और एक ऐसी इनिंग खेल लेता है कि जो सारी वर्ल्ड में पॉपुलर हो जाती है। तो ये एक ऐसा लम्हा था, पर ये नहीं था कि भाई हम वर्ल्ड कप जीते। उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, उसके बाद हमने इंग्लैंड को भी हराया। तो ये हाँ, जिम्बाब्वे की टीम
उस दिनों में बहुत ही अच्छी टीम होती थी। ये जिम्बाब्वे की टीम जो प्रेजेंट खेल रही है तो उसके सामने तो कुछ भी नहीं थी, और वो तो ऐसी टीम थी कि वो उनकी फील्डिंग तो मानी जाती थी, और उनके पास ऐसे खिलाड़ी थे जो कि अपने ही बलबूते पे मैच जिता सकते थे। बट हम जब वो मैच जीते, देखिए जब मैंने कहा था ना कि पहले जब आप जीते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता ही है। सर, तो आगे जाते हैं कि जिम्बाब्वे का मैच हो गया, जैसे आपने बताया कि ऑस्ट्रेलिया को हराया, इंग्लैंड को हराया, तो इंडिया का जो बॉलिंग अटैक था, ऑफ कोर्स कपिल देव, मदन लाल, रॉजर बिनी, बलविंदर सिंह संधू, तो आप मैच के पहले मैच को अप्रोच करते वक्त कुछ प्लानिंग, कुछ ऐसे एनालाइज, ऐसा कुछ चीजें करते थे कि ये बॉलर, ये बैट्समैन को कैसे बॉलिंग डालना है, क्योंकि बॉलिंग यूनिट भी बहुत अच्छा तब जमा था 1983 वर्ल्ड कप में ये सारे बॉलर्स का। नहीं, देखिए जितने भी बॉलर थे जिनके आपने नाम लिए, रॉजर बिनी, बलविंदर सिंह संधू और माई सेल्फ और कपिल देव, जो ये क्या था कि ये ज्यादातर देखिए कपिल देव, हम सारे ऐसे बॉलर थे जो गेम को मूव करा सकते थे। मूवमेंट हमारे पास होती थी, हमारे पास इतनी ज्यादा स्पीड चाहे ना हो, बट उन कंडीशनों के लिए हमारे चारों पांचों बॉलर जो है काफी इफेक्टिव थे। और बाकी आपका जो आपने सवाल किया है कि आपस में कोऑर्डिनेशन कैसा था, कोऑर्डिनेशन तो होती है, देखिए कोऑर्डिनेशन होती है, और आप इस लेवल पे जाकर आपको पता है कि किस कॉरिडोर में आपने गेंद करने हैं। सही। और जब कभी हम कभी गलती करते थे, देखिए आजकल तो नो हाउ बड़ी है इंटरनेशनल क्रिकेट में, पर हमारे में क्या होता था कि जैसे कपिल देव हुआ या बलविंदर सिंह संधू हुआ या रॉजर बिनी हुआ, हम आपस में बात करके एक दूसरे को बता देते थे, नहीं यार यहाँ पे गेंद करना है आपने, आप ये लाइन ठीक रहेगी इसको आउट करने के लिए। बाकी प्लानिंग जो है हम मीटिंग में करते थे, पर इतनी गहरी प्लानिंग जिसको कहते हैं ना, वो इतनी ज्यादा गहरी नहीं होती थी। अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से आपको ढालना है। विकेट क्या कहती है, विकेट में हमने कैसे बॉल करना है, कैसे किस कॉरिडोर में करना है, और अगर हम गलती कर रहे हैं उस समय तो हमारे जो कैप्टन होते थे या हमारे जैसे सुनील गावस्कर सीनियर खिलाड़ी या दिलीप बंसागर या रवि शास्त्री, ये भी हमारे टीम के बहुत बड़े प्लेयर थे और हिस्सेदार थे, ये हमें बता देते थे। हमारे कोचिंग का जो था इन्हीं खिलाड़ियों से हम सीखते थे, तो आके हमें गाइड कर देते थे, नहीं यार ये अगर लाइन अगर आप करोगे तो शायद हो सकता है कि आपको विकेट्स मिलते हैं। बाकी प्लानिंग यस, थोड़ी बहुत प्लानिंग जरूर होती थी, पर खुद को आपको वो लेवल है, ऐसा लेवल है जब आप बॉलिंग करना शुरू करते हैं तो आपको देखना ये है कि हाउ यू कैन बी effective in that situation. Absolutely, how you can be effective in that situation. आगे जाके सेमीफाइनल में इंडिया जीती, और फाइनल का वो दिन आया जब इंडिया was supposed to play वेस्ट इंडीज at the Lords in the 1983 फाइनल। सर, उस मैच को के ऊपर जाने से पहले, उस मैच के पहले क्या क्या डिस्कशन हुआ था कि कल हम जाके लॉर्ड्स में इंडियन टीम विल बी प्लेइंग टू टाइम वर्ल्ड चैंपियंस वेस्ट इंडीज एट लॉर्ड्स, तो तब क्या डिस्कशन हुआ था एक दिन पहले, बिफोर probably the biggest match of your life, sir? देखिए नॉर्मल डिस्कशन थी टीम मीटिंग में, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं वैसे ही करते थे, कोई ज्यादा लंबी टीम मीटिंग नहीं होती थी, ज्यादा 45 मिनट से और ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा मीटिंग होती थी। हाँ, ये है कि थोड़ा सा आपको सीरियसनेस जरूर होती थी, ऐसा नहीं है कि मजाक हो रहा है टीम मीटिंग में। आपको अपोजिशन के बारे में भी बात करते थे, पर ये था कि देखिए अगर आप फाइनल में पहुंच गए, हम ये सोच रहे थे कि यार हमने तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया है, अब तो फाइनल गेम है, फाइनल गेम एक ऐसा गेम होता है किसी का भी हो सकता है, क्योंकि ये प्रेशर गेम होता है, प्रेशर गेम तो सारे होते हैं, पर ये एक गेम ऐसा गेम है जहां पे आपको अपना परफॉर्मेंस का ध्यान रखना है, बाकी दूसरी टीम क्या कर रही है वो आपको नहीं देखना, आपने देखना ये है कि आप क्या कर रहे हैं। तो इस मैच में भी ऐसा ही हुआ, हमारे पास बिल्कुल ही प्रेशर नहीं था। मैं समझता हूँ कि क्योंकि जब हम फाइनल में पहुंच चुके थे तो हमारे कई ऐसे मित्र थे इंग्लैंड में जो मैच को देखना चाहते थे, हम तो मैच शुरू होने से पहले भी, आधा घंटा पहले भी हम टिकट्स वगैरह अरेंज कर रहे थे कि हाँ हमारे दोस्त सारे अंदर आ जाए, ताकि, पर ये प्रेशर नहीं था कि हमें भाई ये मैच हमने कोई इसको ऐसे अप्रोच करना है या कोई स्पेशल कोई रणनीति हमने बनाई गई थी, ऐसा नहीं था। हाँ, ये जरूर था कि हमने ये थोड़ा सा डिसाइड जरूर किया था पॉजिटिव कि हम अगर टॉस जीतते हैं तो हम बैटिंग करेंगे ही करेंगे,
क्योंकि ये हमारा हमारा एक टीम मीटिंग में डिसाइड हो चुका था, क्योंकि वेस्ट इंडीज जो थी बहुत बड़ी टीम थी, तो ये थोड़ा सा हुआ था। बाकी देखिए प्रेशर नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ कि वैसे ही हैप्पी गो लकी वाला काम चल रहा था, कोई ऐसा नहीं था, किसी के चेहरे नहीं था कि प्रेशर आ गया है जी, वो ऐसा लग रहा है कि फाइनल खेलने जा रहे हैं। तो हमने तो हमारा तो एक मोरलेस काम हो चुका था कि हमने फाइनल में पहुंच गए। ठीक है, फाइनल आई, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज प्लेड एट लॉर्ड्स 1983 प्रूडेंशियल World Cup. India scored 183. That used to be a 60 overs one day cricket. Then it changed to 50 overs. तो 183 हुआ, 184 का टारगेट वेस्ट इंडीज को था. तो वो जो ब्रेक था, द इनिंग्स ब्रेक, उसमें क्या क्या डिस्कशन हुआ? थोड़ी चीजें आप हमारे प्लेयर्स को बता सकते हैं टू डिफेंड 183 इन अ वर्ल्ड कप फाइनल अगेंस्ट अ स्टार स्टडेड बैटिंग लाइनअप ऑफ वेस्ट इंडीज. नहीं, क्या देखिए डिस्कशन क्या था, कोई ज्यादा खास डिस्कशन नहीं था, सारे बसे रूम में सो रहे थे, आराम कर रहे थे, क्योंकि यही जब लॉर्ड्स में एक बेल होती है, वो बेल बजती है, तब आप रेडी हो जाते हैं। रेडी पहले जो हमारे जो एक्स्ट्रास है, जो 12 मैन होते हैं, वो हमें पहले बताते हैं कि 10 मिनट रह गए हैं आप अंदर जाने के लिए। तो वो जब बेल बजती थी, बट ये जाने से पहले तो हम जब गए हैं लॉर्ड्स, अंदर उतरे हैं ग्राउंड में, कपिल देव ने इतना जरूर कहा है कि यार हमने तो कर लिया है, इन्होंने करने हैं, लेट्स गो डू योर बेस्ट। और जब देखिए ये मैच एक ऐसा मैच होता है, हाई प्रेशर गेम है, कोई भी टीम हो, चाहे वेस्ट इंडीज हो, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कोई भी टीम हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेशर बढ़ता, प्रेशर होता क्या है, देखिए जब आप एक विकेट लेते हैं तो प्रेशर वही 183 वो 280 225 बनता है, 3-4 विकेट खेले तो वही प्रेशर जो है और ज्यादा बढ़ता है। तो ऐसे ही हमने सोचा था कि अगर शुरू में हमें ब्रेक थ्रू मिलती है तो हो सकता है कि ये मैच, ऐसा नहीं था हम सोच रहे थे कि हाँ ब्रेक थ्रू मिलेगी हम जीत जाएंगे, बट ये है कि ये था कि हाँ अगर हम इनके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं तो तब हमारे चांसेस जो है वो जीतने के बढ़ेंगे। पर ये भी ऐसा नहीं सोचा था। हाँ वही मैंने जो पहले बताया ना कि जैसे हम ओवर बाय ओवर, मैच बाय मैच, जैसे हमें विकेट्स मिलते चले गए, वैसे वैसे हमारा हौसला बुलंद होता चला गया, और हमें जो है ये कहते हैं ना कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और हमें थोड़ी सी हल्की सी लाइट्स जो है नजर आना शुरू हुई। पर मैच तब जीता जाता है जब तक आप 10 विकेट नहीं, आपने 11 विकेट नहीं निकाल देते, तब तक मैच जो है जीता नहीं जाता, क्योंकि स्कोर बहुत कम था। अगर आप मेरे से पूछें तो 10 अगर मैचेस खेलेंगे तो 9 बार कोई भी टीम जो है 183 टीम जो है 183 रन बना के निकल जाएगी, मैच जीत जाएगी। पर उस दिन जो था, हमारे कंडीशन जो थे हमें काफी सूट किए, हमारी बॉलिंग हो, स्पेशली हमारी बॉलिंग हो, और जहाँ पे गेंद मूव होता है, कोई भी वर्ल्ड की साइड है वो आउट आप कर सकते हैं, और वेस्ट इंडीज की साइड तो जहाँ मूविंग गेंद होगा, जहाँ गेंद टर्न करेगा, जहाँ गेंद थोड़ा सा मूव करेगा, आपके चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। ये नहीं बढ़ जाते हैं क्योंकि इसलिए कि गेंद मूव हो रहा है। तो जैसे जैसे हमें विकेट मिलते चले गए, वैसे वैसे हम आगे बढ़ते चले गए। जैसे आपने कहा कि जैसे जैसे विकेट्स चलते गए, वेस्ट इंडीज की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, बलविंदर सिंह संधू ने पहले विकेट निकाली गॉर्डन ग्रीनिच की, पर तब तब और अभी भी वर्ल्ड्स के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन विव रिचर्ड्स जिस तरह बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि क्या होगा। पर तब मदन लाल जी ने वो विकेट निकाली, कपिल देव जी ने वो ब्रिलियंट कैच लिया, पीछे भागते वक्त तो उसको जज करके अच्छा कैच लिया। उस मोमेंट के बारे में बताइए मदीपा हमें कि कैसा था वो मोमेंट जब आपने विव रिचर्ड्स का वो विकेट निकाला, जब वेस्ट इंडीज वर एक्चुअली क्रूजिंग टुवर्ड्स दैट टारगेट। उसके बारे में कुछ डिस्कशन हुआ कपिल पाजी के साथ आपका? कुछ कुछ बातें हमें बता सकते हैं? देखिए डिस्कशन क्या होना है, क्योंकि देखिए इसमें क्या था कि मेरे को तो पहले 3 ओवर में 21-22 रन पड़ चुके थे। हाँ, तो 22 रन पड़ चुके थे, तो मेरे को लग रहा था कि शायद कपिल ओवर ना दे, क्योंकि देखिए कोई भी किसी बॉलर को पिटाई जब होती है तो कैप्टन सोचता है दूसरा बॉलर लाने, चेंज करने के लिए। पर ये है कि हम दोनों जने खड़े थे, तो मैंने उसको कहा कि मेरे को एक ओवर और चाहिए, और मेरे को एक और, कभी मेरे को लग रहा था कि मेरे को डर लग रहा था कि ये चेंज कर देगा मेरे को। तो आपने खुद से कहा उनसे कि एक ओवर मैं डालूं? कहा कि मेरे को एक ओवर कहा, मैंने उसको, उसने ऐसे बॉल पकड़ा हुआ था, उसने ऐसे जब किया मैं एक ओवर करता हूँ, और मैं करके तो मेरे को, क्योंकि मैंने रिचर्ड को पहले भी आउट किया हुआ है 2-3 बार।
और देखिए जो भी जितने भी बड़े बैट्समैन होते हैं इनको अपनी अपनी एबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है और ये ऐसा कॉन्फिडेंस होता है कि जिससे कि वो ऐसा कॉन्फिडेंस है कि वो सोचते हैं कि मैं हर बॉल को यहाँ से यहाँ मार सकता हूँ। उसी के दौरान अंदर अगर आप हौसला नहीं हारते तो आप उनकी विकेट निकाल सकते हैं। सही बात, ऐसी बात नहीं है क्योंकि उनको अपनी एबिलिटी पे रिचर्ड को अपनी एबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है क्योंकि वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर था। तो वो बॉल जो जब मैंने किया है वो थोड़ा सा मिस हिट जरूर हुआ है एंड वो बॉल जो थोड़ा जो मैंने किया था वो थोड़ा सा ज्यादा तेज भी था। थोड़ा मैंने शोल्डर मारा तो वो थोड़ा सा गेंद जो है थोड़ा सा किक हल्का सा किक किया उसने उसको मेरे को लगता है कि मेरे को उसने आउट ऑफ द ग्राउंड फेंकने की कोशिश की पर वो सीधा ही खड़ा हो गया। पर बाकी तो उसके बाद हिस्ट्री बन गई और हिस्ट्री ऐसी बनी कि कपिल देव जब नीचे गए तो मेरे को मालूम पड़ गया था कि ये कपिल देव जो है कैच ले लेंगे क्योंकि कपिल देव वाज वन ऑफ द बेस्ट फील्डर दैट टाइम। उसके जब नीचे चला गया तो उसने जब कैच पकड़ा तो मेरे को लगा भी ठीक है ये इसने कैच तो कर दिया। वो विकेट के बाद फिर हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल और थोड़ा सा बढ़ा। तो उसी के साथ ही मैंने नेक्स्ट ओवर में पता नहीं या नेक्स्ट बॉल में ही मैंने लैरी गोम्स को आउट कर दिया था। हाँ लैरी गोम्स को, हाँ लैरी गोम्स को मैंने पहले बॉल पे ही आउट कर दिया था क्योंकि वो गेंद बाहर निकला जब तो सीधा स्लिप लगा उसके बल्ले को सीधा सुनील गावस्कर के हाथ में उसने कैच किया। सुनील गावस्कर ने भी बहुत अच्छे कैचेस स्लिप में किए क्योंकि बॉल मूव कर रहा था सारे कैचेस जा रहे थे स्लिप में उन्होंने कैचेस किए वहां पे। तो ये एक था तो देख जैसे मैंने कहा ना कि विकेट मिलते चले गए टोटल बढ़ता चला गया उनके लिए। तो हमें जो कहते हैं ना लाइट नजर आनी शुरू हो गई ऐसा कोई। पर उस दिन गेंद काफी मूव किया हमारे सबके लिए रॉजर बिली के लिए मेरे लिए मल्लू के लिए या फिर कपिल देव के लिए हमने काफी अच्छा गेंद मूव किया बहुत। सही आपने बताया कि लैरी गोम्स का विकेट लिया आपने, विव रिचर्ड्स का विकेट लिया, डेजमंड हेन्स का भी विकेट आपने लिया था, 3 विकेट्स आपने लिए, इंडिया जीत गए, इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराया। फर्स्ट टाइम वेस्ट इंडीज की हैट्रिक हो सकती थी पर इंडिया ने वो हैट्रिक नहीं होने दी। इंडिया का फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप टाइटल। उसके बाद इंडियन क्रिकेट और आप जैसे इंडियन क्रिकेटर्स थे पूरी तरह से लाइफ बदल गई मदन सर? नहीं देखिए लाइफ तो बदल गई है बिकॉज 1983 जो विक्ट्री थी ये बड़ी जरूरी थी हमारे क्रिकेट के लिए। हमारे देश के लिए क्योंकि कोई भी अच्छी चीज होना बड़ा जरूरी है अपने हमारे देश के लिए क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका मनोबल बढ़ता है। जो जितने भी हमारे इंग्लैंड में रहने वाले जो लोग थे उनके लिए बहुत अच्छा हुआ। दे कैन प्राउडली से दैट इंडिया हैज वॉन द वर्ल्ड कप। ये था क्रिकेट चेंज हुआ। देखिए उसके बाद आप देखिए क्रिकेट को मिस्टर दालमिया और मिस्टर बिंद्रा ने मार्केटिंग किया और फिर 1987 का वर्ल्ड कप इंडिया में आया और उसके बाद हमारी क्रिकेट ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। और क्या बात है ये आज जो है भारतीय क्रिकेट की टीम की जो स्थिति है इज वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। और ये जो क्रिकेट में स्थिति उस टाइम तो इतना अच्छी नहीं थी पर अब जो स्थिति है बहुत ही बेहतरीन है और हमें बड़ी खुशी होती है कि हमने हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है ऐसी स्थिति लाने में। कंट्रीब्यूशन देखिए जब आपकी गेम बढ़ती है तो उसके साथ हर चीज आती है। अगर आप अच्छा क्रिकेट नहीं खेले तो आपकी गेम जो है मार्केटिंग नहीं होती। तो हमारे जो एक बहुत दिग्गज 2 खिलाड़ी थे बोर्ड के प्रेसिडेंट जो मास्टर दालमिया और मिस्टर बिंद्रा ये एक बहुत अहम एक प्रेसिडेंट थे जिन्होंने उन दिनों में सालवे भी मिकल प्रेसिडेंट थे। इन्होंने मार्केटिंग बेहतरीन किया उन्होंने फिर देखा नहीं मुड़कर पीछे। और आज हमारी क्रिकेट की स्थिति और हमारी फाइनेंशियल स्पोर्ट्स की स्थिति क्रिकेट की और हमारी टैलेंट की स्थिति बहुत बेहतरीन है। हमारे बच्चे बड़े अच्छे आ रहे हैं और इंडिया में टैलेंट भी बहुत है। हर बच्चा क्रिकेट खेलना चाह रहा है अच्छा करना चाह रहा है। इतना अच्छा टैलेंट मैंने कभी हिंदुस्तान में देखा नहीं जितना अब है और स्थिति तो काफी चेंज हुई है बहुत चेंज। हमारी टीम इस वक्त दुनिया की बेस्ट। आज देखिए हमारी टीम दुनिया में बेस्ट टीम है और कितने ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं हमको। आज जो कंट्रियां जो हम
हमें कहते थे कि 2 मैच दो, ये इनको 3 मैच दो। आज हमारे भारतीय टीम के साथ 5-5 टेस्ट मैच खेलना चाहती है, 5-5 वनडे खेलना चाहती है, और 2020 के 5-5 10-10 मैच खेलना चाहती है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है। और सारे स्टेडियम जो भर रहे हैं इस इंडियन की वजह से भर रहे हैं, क्योंकि हमारी टीम अच्छा कर रही है। हमारे जो प्रेजेंट खिलाड़ी हैं, जैसे मिस्टर विराट कोहली हुए, MS धोनी हुए, जो सौरभ ने नींव रखी, उसके बाद कपिल देव, सुनील गावस्कर, ये बड़े बड़े खिलाड़ी, इनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन टीम के लिए, इंडियन टीम की जो देन है इनकी, आप कभी भूल नहीं सकते। आप कभी भी मार्केटिंग तभी गेम की होती है जब आप अच्छा करते हैं। ये याद रहे सब कि जब तक हम अच्छा करते चले जाएंगे तब तक हमारी गेम बढ़ती चले जाएगी, क्योंकि स्पोर्ट्स नीड स्पॉन्सरशिप, एंड स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप चाहने मिलने से आपका जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके प्लेयरों की फीस या मैचेस कराना, ये सब थोड़ा सा आसान हो जाता है। सही बात है, आपने कितने अच्छे से बताया कि उस दौर से 83 के बाद से इतने सुनहरे दिन आए, लाइफ तो ऑफ कोर्स चेंज, बट आफ्टर दैट क्रिकेट इन इंडिया चेंज, एंड एज मदन लाल सेड दैट टुडे Indian team is the best team in the world with top cricketers getting it to perform at such a high level. मदन सर, आप जब भी बात होती है तब आपके बॉलिंग की, आपके स्विंग की, आपके विकेट टेकिंग की हमेशा बात होती है, पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो आपने खेला, 232 मैचेस आपने खेले, 10,204 रन बनाए, इंडिया के लिए आपका एक बैटिंग में नॉक लोग अभी भी याद करते हैं बैंगलोर में पाकिस्तान के खिलाफ, जब इंडिया वर 85 फॉर 6, पर आपने 74 रन्स किए और 150 रन की पार्टनरशिप रॉजर बिनी के साथ की 7वें विकेट के लिए। उस बारे में हमें थोड़ा बताएंगे, थोड़ा आपके बैटिंग के बारे में। बैटिंग आप एंजॉय करते थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, आपके 22 सेंचुरी है मदन सर। नहीं, मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, क्योंकि मैं ऑलराउंडर हूँ, स्कोर सो मेनी रन्स एंड टेकन सो मेनी विकेट। पर मेरे को ना अपने खुद पे थोड़ा गिला शिकवा जरूर है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता अपनी लाइन में, क्योंकि मेरे को टेस्ट क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़ा सा इससे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए था। ओके। ठीक है, कई बार गलती हो जाती है, गलती होने से आप उसको सुधारने में काफी वक्त लग जाता है। वो वक्त जब लग जाता है तो कई बार कई चीजें हाथ से निकल जाती हैं। बाकी देखिए, जो भी इनिंग मैंने खेली है, जब पाकिस्तान या इंग्लैंड या जैसे मैंने विकेट्स लिए हैं, जहां भी लिए हैं, जब भी हमें कभी मैच जीता है, वो सबसे बड़ी खुशी मुझे मिलती थी, क्योंकि हम कंट्री के लिए खेल रहे हैं, कंट्री के लिए मैच जिताना, ये आपको एक रोल दिया गया, आपको मैच जिताना आपके लिए बड़ा जरूरी रहता है। आप कैसे मैच जीते, देखो आप तभी जाने जाते हैं जब आप ऐसी नॉक खेलते हैं जहां जाकर आपकी टीम को फायदा होता है, चाहे वो 25 रन की हो, चाहे वो 30 रन की, चाहे 50 रन की, चाहे वो क्रूशियल टाइम में रन आउट हो, चाहे क्रूशियल टाइम में विकेट्स मिलती हो, जहां पे आपको ब्रेक थ्रू दिलाता है, तो वो एक मैं समझता हूं एक टर्निंग पॉइंट होता है। तो ऐसे स्थिति में मेरे को हमेशा मैंने एंजॉय किया अपने, जब मैं खेलता था, जब हम मैच जीते थे, मेरे को बड़ी खुशी होती थी, मेरी भी कंट्रीब्यूशन है इस मैच को जिताने में। हाँ, मेरे को थोड़ा सा रंजिश जरूर है, बट कोई ऐसी बात नहीं। मैंने कभी मैं सोचता हूँ तो मेरे को थोड़ा सा कहते हैं ना, आई फील नहीं, I should have done much better than what I have done in the first class cricket. Yes, absolutely, sir. क्रिकेट के करियर के बाद आपका दूसरा दौर शुरू हुआ, आप इंडिया के लिए कोच बने, सिलेक्टर बने, अभी एडमिनिस्ट्रेटर है। So how's life been after retirement, sir? Like I've been involved with the cricket most of the time. मैंने UAE क्रिकेट का मैं हेड था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मैंने उनको वर्ल्ड कप क्वालीफाई कराया था वर्ल्ड कप में 1996-97 में। उसके बाद मैं इंडियन टीम का कोच बना। मैं जब कोच बना तो मेरा एक साल का जो टेन्योर था बहुत अच्छा, मेरे को काफी अच्छा मजा आया। बट अगेन क्या होता है कि आप जब ये कोचिंग लाइन में, मेरे को एक्सपीरियंस तो था, पर जो इंटरनेशनल टीम को हैंडल करना है ना, वो टोटल डिफरेंट है। ये थोड़ा सा मेरी नॉलेज, जो मैं सच्चाई से बोलता हूँ, कभी मैंने चीज छुपाई नहीं है, ये थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा मेरे को कम था, कैसे हैंडल किया जाता है बड़े बड़े प्लेयरों को। एक टीम जो एज ए कोच आपको देखना ये है कि आप प्लेयरों को कैसे मैनेज करते हैं। आपके पास नो हाउ तो है, स्किल है आपके पास सारा कुछ है। आप प्लेयरों को बता भी सकते हैं कि यहाँ से गलत जा रहे हो, यहाँ गलत जा रहे हो, यहाँ पे आपको करना है, ये आपकी गलती हो रही है, ये सब चीजें। बट उनको मैनेज करना बड़ा जरूरी रहता है, क्योंकि वो उस टाइम प्रेजेंट टाइम के एक स्टार्स हैं, पर स्टार्स को आपको हैंडल करना आना चाहिए। तो मैं टेन्योर तो अच्छा था, मेरे जो रिजल्ट थे बहुत अच्छे थे,
बट मैं अपनी खुद की परफॉर्मेंस पे ज्यादा इतना खुश नहीं था। बड़ी एज ए होल टीम के परफॉर्मेंस एज ए कोच अच्छा था, पर मेरे को जैसे और ज्यादा बढ़िया करना चाहिए था। वो थोड़ा सा मैं कहीं मैनेजमेंट में मेरे से गलती जरूर हुई है, जो कि मैं अभी भी मैं सोचता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ मैंने कई कई जगह पे जाके गलतियां की हैं, पर ये पार्ट ऑफ लाइफ है, का पार्ट ऑफ लर्निंग। और आप हमेशा सीखते रहते हैं। मैं ऑलवेज बिलीव करता हूँ कि आप जिंदगी भर आप स्टूडेंट हैं, आप कभी Yes. मास्टर। मैं स्टूडेंट हूँ, अभी भी मैं सीखता रहता हूँ बच्चों से। मैं सीखता हूँ, मैं बच्चों को सिखाता भी, अकेडमी भी है, मैं सिखाता भी हूँ, मैं उनसे भी सीखता रहता हूँ। पर ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस था। मैंने एंजॉय किया 1 साल, ठीक है। हमने कई ऐसे क्रूशियल मैचेस है जो हम जीत सकते थे, वो नहीं जीत पाए, बट ये होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई कोई होता नहीं है। बट ये है कि एक मैनेजमेंट सीखना बड़ा जरूरी है, कैसे हैंडल करना है प्लेयर्स को। Yes, absolutely. कितना अच्छा आपने कहा कि you're always a student of the game. सर हमारे साथ दो हमारे टीम के प्लेयर्स हैं, मैनेजमेंट है, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। एक पहला मनदीप सिंह करके हैं मदन सर। मनदीप सिंह हमारे इंडियन फिजिकली चैलेंज टीम के वर्ल्ड कप विनिंग मेंबर है। आज उनका बर्थडे भी है, वो फास्ट बॉलर है। वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। मनदीप, कैन यू आस्क अ क्वेश्चन टू मदन लाल सर? Let me wish him a happy birthday first, because I wish Yes, you sir. a happy birthday, Thank and you. take care, look after yourself, because the way the things are going on, we all have to look after individually. Yes, Thank you, sir. absolutely. Thank you, sir. सत श्री अकाल, सर। सत श्री अकाल जी। Yes, मनदीप, सर सवाल पूछे। सर मेरा क्वेश्चन ये सर, एक फास्ट बॉलर को अपनी एक्यूरेसी है जो इंक्रीज करने के लिए सर रूटीन में सर कितना वर्कआउट और कितनी बॉलिंग डालनी चाहिए सर? बड़ा आसान है अपनी 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 इसको करने के लिए। देखिए, जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, आप प्रैक्टिस वैसे आप मैच खेल रहे हैं, और मैच खेल रहे हैं, और कभी भी नेट में कभी नो बॉल मत करिए। और बाकी देखिए, मेरे को पता नहीं आपका एक्शन है क्या नहीं है, मैं आपको तो देख के भी बता सकता हूँ, बट आपको एक ही कॉरिडोर में करना है। अगर आप देखें क्रिकेट में, आपकी जो सारी फील्ड है वो 2 स्लिप 1 गली 1.1 कवर, एक्स्ट्रा कवर ऑफ साइड पे लगी होती है। और स्पेशली इंडिया में जब आप मिडिल और लेग पे गेंद करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि वो 4 रन है। आपकी मूवमेंट कितनी है आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना गेंद को मूव कराते हैं। पर आपको एक ही कॉरिडोर है, यहाँ का इंडिया का कॉरिडोर जो है, जहाँ पे आपके गेंद करने हैं, ऑफ साइड करना है। ऑफ साइड के बाहर नहीं करना, ऑफ साइड के बाहर भी मार्क कर दिया। ऑफ साइड का स्टंप, विदिन द स्टंप, तो उस स्टंप से आपने गेंद को बाहर निकालना है। एक ही कॉरिडोर। आप अगर जब मैं आपको बड़ा आसान सा एक तरीका बताता हूँ कि आप जब मैच खेलने जाते हैं, तो आप विकेट को देखिए जाके, जिस साइड से आपने बॉलिंग करनी है, और एक साइड जहाँ पे बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं नॉन स्ट्राइकर पे, आप वहां पर देखिए, उस जगह को आंखों में लेने की, यहाँ पे मैं गेंद करना चाहता हूँ। ये एक ऐसा है कि मैंने यहाँ गेंद करनी है। अगर आप सोच लेंगे कि मैं यहाँ गेंद करनी है, वो गेंद गिरेगा, वहां जाके गिरेगा। क्योंकि ये जो है गेम जो है 90% जो है मेंटल गेम है। फिजिकली फिटनेस बहुत जरूरी है, स्किल भी बहुत जरूरी है, पर 90% माइंड गेम है। ये माइंड अगर आपका चल रहा है ना, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप जहां गेंद गिराना चाहिए, आपके हाथ में बॉल है, आपका बॉल जो है आपकी बात सुने, क्योंकि मैं यहाँ पे गेंद को बोलो यहाँ जाना है, तो वो जाएगा। पर आपको ये मैं छोटा सा एक तरीका बताया कि आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पे गेंद करना है, जिस 3 क्वार्टर पे करना है, कैसे मूवमेंट है गेंद की, विकेट की कैसी मूवमेंट है, विकेट डेड है या इसमें कैसे है, वो आपको सर्च करना पड़ेगा खुद ही, और फिर खुद एनालाइज करना पड़ेगा कि हाँ, ये कॉरिडोर में मैंने गेंद करना है और यहाँ से मैं विकेट निकाल सकता हूँ। अगर विकेट में कुछ भी नहीं है, तो आपको एक और तरीका होता है कि आप फील्डिंग कैसे लगाते हैं, फील्डिंग का सेटअप कैसे करते हैं। आप अगर बिल्कुल डेड है विकेट, तो क्या होता है कि गेंद नीचे रह रहा है या कुछ, तो आपको फिर विकेट टू विकेट गेंद करने पड़ते हैं। अगर विकेट टू विकेट गेंद करने, ताकि आपको मारना पड़ेगा, क्योंकि मूवमेंट तो है ही नहीं विकेट में, ना कोई पेस है, ना कोई कुछ बाउंस नहीं है, तो आपको विकेट टू विकेट गेंद करना, वो भी आपको ऑफ एंड मिडल के बीच में करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर वो मिस करता है, तो आपको विकेट मिलना चाहिए, एलबीडब्ल्यू मिले, चाहे वो नॉट बैंड हो, चाहे वो बोल्ड हो, तो ये ज्यादा चांसेस के लेकर खेलना पड़ता है। तो यही 2-3 तरीके हैं, बट आपको अंदर मारना आना चाहिए गेंद, आपको लेग कटर आना चाहिए। ये जो है, ये आप इंडियन विकेट्स के ऊपर आप यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गेंद ज्यादा अगर जाता नहीं है,
तो आपको ये चीजें इम्प्रोवाइज करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको विकेट्स मिलने शुरू होते हैं। फील्डिंग का सेटअप करना विकेट टू विकेट वो बड़ा जरूरी है। और कभी भी अपनी जो बॉलिंग है, बैट्समैन को ये मत बताओ कि आप डर रहे हो, आप ये सोचो कि मैंने इसको आउट करना है। एक बात हमेशा याद रहे कि रन कभी रुक नहीं सकते। रन तभी रुकेंगे जब आप विकेट्स लेंगे, तभी जाकर रन रुकेंगे। तो आप विकेट लेने के जाइए, रन रोकने के लिए कभी ना जाना, रन रुकते नहीं है। बड़े से बड़ा बॉलर दुनिया का, उसको भी रन पड़ेगा। तो यही तरीके हैं। बाकी तो वो जब लाइव हम कोचिंग करते हैं तो वो डिफरेंट तरीका हो जाता है। Absolutely. Thank you, sir, for that. I hope Mandeep, your doubt is clarified. We also have with us the General Secretary of the AICAPC, Saurabh Rawalia. Saurabh जी भी मदन सर आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे. Saurabh, if you can come in. Yeah. मदन लाल जी नमस्कार. नमस्कार, कैसे हैं सौरभ जी? जी बिल्कुल बढ़िया. पहले तो मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं आज 1983 के वर्ल्ड कप विनर टीम के एक सदस्य से बात कर रहा हूं. नहीं, हम लोग तो बचपन से जब से क्रिकेट देख रहे हैं तब से आप लोगों के फैन ही है. यानी पहले 83 का वर्ल्ड कप जो इंडिया ने जीता था तब से हम लोगों को क्रिकेट अच्छा लगना शुरू हुआ था. तो हम लोग वैसे ही आपके फैन ही है. देखिए, आज इतना जो मैंने बात की है ना कि देश के लिए कुछ अच्छा होना बड़ा जरूरी है. बिल्कुल. और एक आज आपकी बात सुनते सुनते एक बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं आज एक दिल से सच्चे आदमी से बात कर रहा हूँ. क्योंकि जो बात आपने करी कि रियली आपके अंदर जो टैलेंट था उसको आपका ही कुछ ये प्रॉब्लम था, आप जस्टिफाई नहीं कर पाए. ये बात बोलना बहुत बहुत बड़ी चीज होती है. आमतौर पे लोग ये दूसरों पे थोप देते हैं कि इसके वजह से मैं परफॉर्म नहीं कर पाया. पर ये चीजें जो है आपने बताई है और ये आपकी दिल की सच्चाई को बयान करती है. और मैं आज प्राउडली कह सकता हूँ कि मैं आज सिर्फ कपिल देव जी या सुनील गावस्कर जी का फैन नहीं हूँ, मैं आज दिल से मदन लाल जी का फैन हो चुका हूँ. ये सिर्फ आपकी दिल की सच्चाई की वजह से है. नहीं कोई ऐसी. जी सर, पर मैं आज फैन हो गया हूँ आपका. सर मेरे दो सवाल है आपके लिए. पहला तो सर एक हमारे बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आपने एक कड़ी मेहनत करके आपने एक राष्ट्रीय टीम में स्थान बनाया और 1983 के वर्ल्ड कप जिताने में एक अहम भूमिका निभाई. जैसे कि प्रसन्न जी ने बोला कि आपने अहम 3 विकेट्स वो मैच में निकाले थे फाइनल के. तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ हमारे प्लेयर्स के लिए मार्गदर्शन पर 2 शब्द कहे. और उसके साथ में ही एक कनेक्टिंग क्वेश्चन है तो वो भी आपको पूछता हूँ कि आप फिलहाल आपके पास एक बीसीसीआई के क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी की जिम्मेदारी है, आप उसके सदस्य हैं. तो आप हमारे फिजिकली क्रिकेट चैलेंज जो हमारे माननीय अजित वाडेकर सर जी ने चालू किया था उसको प्रमोट करने के लिए कुछ एडवाइस कीजिए प्लीज. आपका पहले तो मैं जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं आपके उनको लिए मैं एक ही एडवाइस करूंगा कि आप अगर स्पोर्ट्स को खेलना चाह रहे हैं स्पोर्ट्स को, तो आप बिल्कुल उसके ऊपर फोकस करें. क्योंकि जो चीजें मैंने बताई है ज्यादा इम्पोर्टेंट है. आपका बिहेवियर कैसा रहता है, आपका एटीट्यूड कैसा है. आप देखिए, आप मेहनत तो करनी ही पड़ेगी. मेहनत करने से ही आपको सब कुछ मिलता है. पर उसके साथ साथ ये आप सोचते कैसे हैं, आपकी फीलिंग कैसे है, आपकी फिजिकल फिटनेस कैसे है, ये सब चीजें जो है ये इन बच्चों को ध्यान में रखना पड़ेगी. सबसे ज्यादा अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी जो जिंदगी की स्ट्रॉन्गर डिजायर है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, वही आपको मुकाम पे पहुंचाएगी. आप जैसे कि अगर आप मन में ठान लेना कि आपने खेलना है तो आप खेलेंगे. पर उसके साथ साथ आपकी बाकी चीजें जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे मैंने कहा ना, आपका एटीट्यूड है, आपका प्रोसेस कैसा है, आप प्रैक्टिस कैसे करते हैं, आपकी क्वालिटी प्रैक्टिस होनी चाहिए. आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो समय है उसको आप अच्छी तरह कैसे यूटिलाइज करते हैं, आप मैच की तरह प्रैक्टिस करते हैं या नहीं करते, आप टफ सिचुएशन के ऊपर कैसे अपने आप को हैंडल करते हैं. ये चीजें तभी आएंगी जब आप सिचुएशन हैंडल करेंगे और मेंटली टफ होंगे. ये चीजों का होना बड़ा जरूरी है. अगर आप अपना नाम बनाना चाहते हैं तो ये मेंटल टफनेस, मैंने कहा ना 90% जो है गेम माइंड से खेली जाती है. तो ये चीजें का होना जरूरी है. और जब आपके पास ये चीजें होंगी, आपका गोल आपने सेट किया हुआ है, गोल जब आप सेट करते हैं
तो सेट करने के बाद यू हैव टू बिलीव इन योर ओन एबिलिटी. लॉ ऑफ लाइफ इज बिलीव. अगर आप बिलीव है, आत्मविश्वास है कि आप अपने गोल को पूरा कर सकते हैं, तो आप जरूर करेंगे. बाकी दूसरा जो सवाल इसके साथ अटैच है कि आपको प्रमोशन के लिए आपको क्या करना चाहिए. अजीत वाडेकर जी हमारे भी बड़े अच्छे मित्र थे, गॉड ब्लेस हिज सोल, एंड वो आज हमारे बीच में नहीं है. पर ये है कि उनका ये पीड़ा जो उठाया गया, मुद्दा उठाया गया, मैं चाहूंगा कि इसको और ज्यादा कामयाब आप करें. और करशन घाबरी जी आपके साथ जुड़े हुए मेरे मित्र हैं, वो एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं और वो आपकी भी काफी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है क्रिकेट के बारे में और क्रिकेट के कैसे इसको मार्केटिंग किया जाता है. वो ये सारी बातें होती हैं. आपको मैंने जैसे पहले मुझे आपको क्रिकेट अच्छा खेलना, आपकी टीम तो अच्छा कर रही है, मैंने आपको फॉलो करता हूँ. मैंने पता नहीं, मैंने दुबई में भी मिला था, मैं एक बार जब गया था तो इंडियन टीम जो थी फिजिकल चैलेंज की जो हैंडीकैप की टीम थी, मैं उनको मिला भी था. तो ये आप अच्छा प्रदर्शन करते चले जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता देखिए आपके पास भी जो है स्पॉन्सर आते चले जाएंगे. पर ये बात एक मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो आपकी लोग हैं ये सच्चे होने चाहिए. जो मीन बिजनेस, हाँ आजकल हुआ क्या है कि जरा सी भी क्रिकेट, कोई भी क्रिकेट सक्सेसफुल हो, वहां पे लोग एंटर करना चाहते हैं. एंट्री करना ठीक है, पर अच्छा कौन करता है वो देखने वाली बात होती है. हमें अच्छे लोग चाहिए. बट आजकल जैसे हमारे जितनी कई एसोसिएशन है हमारी, उसमें ऐसे लोग घुस गए हैं जो मतलब कहते हैं ना कि जहाँ पे लोग ठीक होने चाहिए वहां पे गलत लोग फंसे हुए हैं. तो तब आपकी गेम इंप्रूव नहीं करेगी. तो आपको जहाँ पे गेम के इम्प्रूवमेंट चाहिए, वहां पे वैसे लोग होने चाहिए जो कि आपकी गेम के इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचे, आपकी गेम को बढ़ावा देने के बारे में सोचे. तब जाकर वो आपकी जो गेम है वो तब जब आपकी आस्ता बढ़ती है. बट एंड ऑफ द डे एक बात जरूर याद रखना, इट्स ऑल डिपेंड योर परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस. Absolutely. Performance and performance. कितना अच्छा लगा सर आपसे बात करके. But just to close the session and to express the vote of thanks, may I request Mr. Prasad Desai to kindly come in, part of the AICPC and also the select and vice president. Sir, over to you, Prasad sir. मदीपा प्रणाम. प्रणाम. कैसे हैं आप? मदीपा कैसे हैं? बस दुआ है आपकी. बस मदीपा, जब वर्ल्ड कप जीते थे तब मैं बात करना चाहूंगा. तब मैं 10th स्टैंडर्ड में था. अच्छा. और जब हम साथ में खेले कोटला, फिरोज शाह कोटला में. अच्छा. तो मैंने आपको ऊपर आते वक्त वो स्टेयरवे में से देखा था और मैं सिर्फ अचंभे में रह गया कि मैं आज मदन लाल जी के साथ खेलने वाला हूँ. नहीं ऐसे बात मत करिए. मेरी उम्र सिर्फ 19 साल की थी मदीपा. अच्छा. और बम्बई के लिए खेला मैं, और आपको देख के आई वाज सो हैप्पी. एंड आपने इतने हम्बली मेरे साथ बात की. आई विल अप्रिशिएट एंड आई विल. हमारे सारे जितने क्रिकेटर बच्चे हैं जो वर्ल्ड कप जीते हैं, आप फर्स्ट वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, फिर भी आप इतने हम्बल हो, ये मैं उनको कहना चाहूंगा कि हम्बल रहिए. कि देखिए जो भी आपने खेला, क्रिकेट खेला, जो भी किया, इफ यू आर नॉट ए नाइस ह्यूमन बीइंग, पीपल डजंट केयर अबाउट यू. करेक्ट. उसके बाद मैंने यही सीखा था, नहीं मैं नॉर्मल हूँ, अब मैं क्रिकेट खेल लिया है, अब आपने जो है आई हैव टू बी वेरी नाइस टू एवरीबॉडी. तो आई हैव नो हसल अबाउट एनीथिंग, यू नो. मैं किसी को भी मिलता हूँ, मेरे को बड़ी खुशी होती है जब मेरे को, जैसे आप लोगों ने मेरे को बुलाया, मेरे को बड़ी खुशी हुई है कि आप मेरे को याद करते हैं कि आपने वर्ल्ड कप जीता है. यही सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट है. मदीपा बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, और आपसे हम हेल्प मांगते रहेंगे. जरूर. हमें प्लीज एडवाइस कीजिए, और जब भी मदद लगेगी कुछ किसी क्रिकेटिंग एडवाइस की, तो प्लीज आप हमें हेल्प कीजिए. जरूर करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है. मैं अगर आप मेरे को इतना कैपेबल समझते हैं कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, तो मैं जरूर. मदीपा, you will always be an elder brother to all of us. Thank you very much. Please guide us whenever we need you.
Yes, yes, sure. Thank you, Madhipa. Thank you so much. Thank you so much, Madanlal sir. It was a pleasure talking to. ऐसा लगा ही नहीं कि हम ऑनलाइन बात कर रहे हैं, ऐसा लगा कि हम दिल्ली में ही बैठ के बात कर रहे हैं. Always a pleasure to chat with you. Always a pleasure to meet you, and always so wonderful to listen to you. बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने दिल से इतनी सारी चीजें बताई, एडवाइस भी दिया. होप टू सी यू सून. थैंक यू सो मच. टेक केयर एंड स्टे सेफ. थैंक यू सो मच Madhipa. Thank you. Thank you very much. Thank you, Madhipa. Thank you. Thank you so much to all our listeners as well for tuning in to Dressing Room Ki Baatein. We meet for another exciting episode next Sunday. Don't forget to tune in. Thank you so much and have a great evening ahead. Thank you. Thanks, Stefan.